आपको याद होगा 2011-12 में ये ऑरेंज बसें आई थी, ठीक है, जिसका इन्होंने बहुत प्रचार किया था कि मेरी बसें हैं। सब कहते थे कि संदीप दीक्षित की बसें हैं, संदीप दीक्षित की बसें हैं। ये आरोप लगा। हाँ, सीधे आरोप लगाते थे। तो केजरीवाल खुद अपने मुंह से बोलता है। तो इतना मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसा गिरा हुआ इंसान है कि इस आदमी को तो शर्म भी नहीं है कि कितना झूठ बोलता है। कि कांग्रेस कम से कम 80 से 90% सीटें यूथ को दे, 25 से 35-40 के ऊपर का किसी को ना दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेमोक्रेटिक मिरर। अप्रैल 2022 में दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। 2013 के बाद आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिल्ली में किस पोजीशन पे है? हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिल्ली से सांसद रहे श्री संदीप दीक्षित साहब हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, 2013 तक कांग्रेस ही दिल्ली थी, उसके बाद ऐसा क्या आपका कम्युनिकेशन गैप रहा पब्लिक के साथ कि आप अपनी बात रख नहीं पाए और आज कांग्रेस तीसरी पोजीशन पे? देखो, मेरे ख्याल से 2010-11 से काफ़ी हद तक राजनीति बदल रही थी देश की। जी सर। ठीक है, पहले नागरिक का एक अपेक्षा होती थी सरकार से कि कुछ विकास भी करेगी, हमारा शहर या हमारा राज्य, हमारे समाज की बेहतरी भी करेगी और उससे हमें भी कुछ सहूलियत मिल जाएगी। और धीरे धीरे देखा है कि जैसे जैसे उपभोक्तावाद बढ़ता गया है, नागरिक ने या वोटर ने भी अपने आप को उपभोक्ता मान लिया कि मैं वोट दे रहा हूँ, मेरी जेब में क्या आ रहा है। मेरे ख्याल से एक तो वो हम लोग नहीं समझ पाए, दूसरा एक ये जो पूरा झूठ मूठ का एक षड्यंत्र के अंदर जो देश में कांग्रेस के भ्रष्टाचार का माहौल बना, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उस षड्यंत्र के बहुत बड़े हिस्से थे। तो इन्होंने बड़े सफलता से ये बात फैला दी कि साहब कांग्रेस तो जो काम करती है वो पैसे के लिए करती है, इसका लोगों के प्रति कोई है नहीं। और ये जो मुफ्तखोरी है इसको एक बड़ी आइडियल चीज के रूप में दिखाया। अब उससे जनता पलटी, और जब पलटी तो उसने ये देखा पिछले 5-6 साल में कि भाई काम की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने जो 12-15 साल में काम किया था, और मुझे उस समय की वर्तमान दिल्ली की सीएम बताया करती थी कि भाई मैंने तो 28-30 तक के लिए दिल्ली बना ली, तो नए काम की आवश्यकता थी नहीं। दिल्ली में पैसा बहुत है, बजट बहुत है, पिछले 20-25 साल से हमारी प्रॉफिट की सरकार चलती है। भले केजरीवाल कुछ भी डींगे मान ले, ये तो 15-20 साल से प्रॉफिट की सरकार है, खर्चा यहाँ होता नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि मेरे ख्याल से इन्होंने जो एक फार्मूला बनाया कि एक तरफ मुफ्तखोरी में, और मैं सीधे सीधे इस बात से करता हूँ, तो लालच दिया वोटर को। और मैं तो बल्कि ये बात भी कहता हूँ, और इस बात को बल्कि मैं चाहता हूँ कि बार बार इस बात पर चर्चा हो कि अगर मैं आपको 5,000 रुपये दे के आपका वोट लूँ तो रिश्वत मानी जाती है। आपको 5,000 रुपये सरकार से बिजली की सब्सिडी दे के वोट मांगूं तो वो नैतिक माना जाता है। तो एक तरीके से इन्होंने क्या किया, सरकार का बजट का इस्तेमाल लोगों को एक, मेरे ख्याल से एक, उसको आप कोई मुफ्तखोरी कह लीजिए या उसको एक तरीके से सरकारी रिश्वत कह लीजिए, उसकी आदत डाली, और हम उस समय एक अपने आप को नई तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए। पर एक सवाल उठता है सर कि आज भी दिल्ली मतलब शीला दीक्षित का नाम आता है। 15 साल दिल्ली का विकास, नो डाउट, स्वर्गीय शीला दीक्षित। पर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उस टाइम पार्टी इतनी पीक पे थी कि एक नई लीडरशिप शायद तैयार नहीं कर पाई, जिसका आज देखिए दो चीज थी। एक तो क्या हुआ कि, और मैं स्पष्ट कह रहा हूं, कांग्रेस में कांग्रेस की सरकार को बदनाम किसी और ने नहीं किया, खुद कांग्रेस ने किया। हमारे 2-1 लोग थे, कुछ सीनियर लेवल पर मंत्री थे, प्रदेश में जो थे इंचार्ज थे, इन लोगों ने मिल के 2 या 3 साल कंटिन्यूअसली अपनी ही पार्टी का विरोध किया। जब कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट निकल कर आई सीएजी की, तो इस रिपोर्ट में कुछ नहीं था, बल्कि मैं आपको एक क्लिप दूंगा जो आपको चलाना चाहिए। उस क्लिप में टाइम्स नाउ वाले पूछते हैं सीएजी से कि ये जो सब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं शीला दीक्षित, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो सिरे से वो इसको नकारती हैं और ये कहती हैं उसके बाद कि जो कुछ मीडिया में आ रहा है वो हमने अपनी रिपोर्ट में नहीं कहा है। लेकिन वो बात स्पष्ट नहीं हुई। हमारे कुछ सांसद थे, जो मंत्री थे उस समय, वो जगह जगह फैल रहे थे। मुझे खुद रिपोर्टर्स ने, टाइम्स नाउ के रिपोर्टर ने, आज तक के रिपोर्टर ने, नवभारत के रिपोर्टर ने आके कहा कि आपके मंत्री हमें पर्ची देते थे कि ये भ्रष्टाचार है शीला दीक्षित का, बल्कि ऐसी ऐसी चीजें बताई जो ना रिपोर्ट में थी ना कहीं थी। तो हम ही लोगों ने अपने आप को बदनाम किया। हमारे प्रदेश में एक बिल्कुल नियोजित तरीके से सीएम को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा था। मुझे याद है कि एक जगह ये गई
गई थी इनॉग्रेट करने एक पुल को, तो वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने सीएम के ऊपर टमाटर और प्याज फेंके इंटरनल पार्टी के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, और सार्वजनिक हुआ। और दुख की बात यह है कि जहां एआईसीसी को इन लोगों को इस चीज में स्टेप इन करना चाहिए था वो नहीं किया। तो भाई स्वाभाविक होता है ना, अगर घर का ही समझ लीजिए, मैं एक वैसा उदाहरण दे रहा हूं, मेरा बच्चा या मेरी बेटी या मेरी बहू या मेरा दामाद ही अगर बाहर निकल के मेरे पे उंगली उठाए तो फिर समाज में किस चीज की जरूरत है? विभीषण ही तो लंका ढाता है ना। तो मेरे हिसाब से तो हम लोगों ने 11, 12, 13 में ही चुनाव हार गए थे जब हम अपने ऊपर उंगलियां उठाने लगे। और ये केवल दिल्ली का नहीं था, राजस्थान में भी यही हाल था। गहलोत जी की सरकार पर रोज हमारी पीसीसी लांछन कसती थी। और एक अजीब आदत है कांग्रेस में कि एक आध दो लोगों को छोड़ के जो शीर्ष पर बैठे हैं, बाकी कहीं भी इस तरीके की अगर बात चलती रहती है तो उसको रोकते नहीं। अब हुआ उसमें क्या, ठीक है, शीला जी चुनाव हार गई, ठीक है हार गई, उसके बाद दोबारा वो आई पार्टी में, उन्होंने एक अपना एक स्थापित किया, कांग्रेस को फिर से दूसरे नंबर पर ले गई, लंबा जीती। तो हम लोगों को इतना जरूर मालूम है, जो सर्वे आ रहे थे, कि मेरे ख्याल से 20-25 से ऊपर सीटें भी कांग्रेस ला सकती थी विधानसभा में। चलिए, उनका स्वर्गवास हो गया। दिल्ली में आज उनका नाम रह गया। लेकिन जिन लोगों ने एक तरीके से षड्यंत्र के अंदर शीला जी को बदनाम किया, वो एक बात नहीं समझ पा रहे थे कि आप शीला दीक्षित को नहीं बदनाम कर रहे थे, आप कांग्रेस को बदनाम कर रहे थे। तो जब लोगों का मन शीला जी से या उनकी सरकार से उठा तो कांग्रेस से उठ गया। वो तो एक तरीके से आप कहिए लोगों की स्मृति में, या जब दिल्ली का इतिहास लिखा जाएगा तो एक नाम रह जाएगा। क्या वो कांग्रेस का कैडर कांग्रेस अपने आप को ही खत्म किया। तो मुझे कभी कभी जो जितने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, जब इनकी मैं हालत देखता हूं तो उनसे तो सहानुभूति भी नहीं कर पाता। भाई तुमने खुद ही अपने ऊपर ये लांछा, हमको ये लगा कि हमारे पीछे के बैकग्राउंड को मैं काला कर दूंगा तो मैं गोरा दिख लूंगा, ये नहीं पता चला कि छींटे तो मुझ पर भी पड़ रहे थे। अब ये मैं इसलिए भी इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि ये बात केवल यहां की नहीं है, हर जगह की है। कांग्रेस में कई जगहों पे हम लोग नहीं मान पाते हैं कि अपने व्यक्तिगत, देखिए जरूर होता, मनभेद होता है, जरूर होता है भाई, ठीक ही बात है, 15 साल सीएम रही है, अब कोई और बनना चाहता है। लेकिन एक क्या होता है, एक होता है पब्लिक में क्या हमारा व्यू और इमेज जाती है, एक होता है कि बाहर हमारी इमेज क्या जाती है, ठीक है। और अंदर, और बाकी आप अंदर में क्या करें, अंदर में आप जो चाहे करिए। पर 2013 में जो आरोप लगे कांग्रेस पार्टी और स्वर्गीय शीला दीक्षित पर, तो सर क्या आप बताएंगे कि वो आरोप आज कहां खड़े हैं? क्या उसमें कोई कानूनी कार्रवाई? आरोप लगे ही थे, बल्कि आरोप तो कहीं नहीं लगे। देखिए, जो सीएजी की रिपोर्ट थी उसमें कहीं भी आरोप नहीं था। अरविंद केजरीवाल ने सुनिए, तो उसमें कहीं नहीं था। जो और कोई रिपोर्ट थी उसमें कहीं नहीं था। उसके बाद अरविंद केजरीवाल तो खैर देखो सीधी बात है, ये तो माफ करिएगा एक शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल एकदम जो सबसे नीचे स्तर की घटिया राजनीति होती है उसका ये आदमी उदाहरण है। और कभी कभी होता है, यही देश है जो बिल्कुल एक तरीके से विवेकवान लोगों को चुना करता था और इस समय बिल्कुल ही उल्टा चला गया है, मतलब घटिया बोलने वाले, घटिया सोच के लोगों को करता है केजरीवाल का। लेकिन उस समय क्या था कि उसको एक मौका मिला, वो जो एक फराड आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, जिस लोकपाल की आजकल कोई सुनता भी नहीं है और जानता भी नहीं है कौन है, उसके नाम पर ये लोग चढ़ के आए। लेकिन केजरीवाल ने एक चीज समझी कि देखो, इस देश में सबसे ज्यादा अपनी चीजों को ना समझने वाला अगर कोई है तो मीडिया है, ठीक है। मीडिया में भी उस समय कांग्रेस के प्रति एक अच्छा भाव नहीं था, तो उसने उसका इस्तेमाल किया। आरएसएस और बीजेपी के काडर उसे मिल गए क्योंकि वो उसको प्रोत्साहित कर रहे थे, तो उसमें उसने इस माहौल में जो है ना एक अपना, जिसको कहते हैं कि अपनी रोटी सेकी। और एक आपको याद होगा कि एक 2-3 हजार रुपए के डॉक्यूमेंट को लेके वो घूमता था। उस डॉक्यूमेंट की मैं सच्चाई बताऊं तो बीजेपी की एक नेता ने एक दिन मुझे बताया कि साहब, जब आपकी सरकार हार गई और ये सीएम था, खासकर दूसरी बार जब सीएम बना, तो हम लोग इसको मिलने गए। और स्वाभाविक है, बीजेपी विपक्ष की पार्टी है, तो कह लें हमने उनसे कहा 5-6 महीने बाद कि यार आपने क्यों नहीं शीला दीक्षित के खिलाफ केस किया, कहाँ है सबूत? तो कहने लगा मैं ये सबूत उसने निकाल लिया सामने। तो जब इन्होंने वो 3000 पेज पढ़े तो वो तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट थे। अच्छा, उस तरह का कुछ नहीं था? होगा ही नहीं तो कहां से होगा भाई? तो ये लोग हंसने लगे, लौटते आ गए और कहने लगा मुझसे, हमसे कहने लगा ये कि यार आपके पास सबूत हो तो मुझे दे दो। तो कहने लगा जो आदमी सबूतों के बस पर रोज, बल्कि आज भी रोज कहता है कि महाभ्रष्ट सरकार थी,
उसके पास मतलब आप समझ लीजिए 1 रुपए तक की रिसर्च करने का या आरोप लगाने की बात नहीं थी। इसकी एक बात और करके मैं इसकी सही में जो इसके पास क्या सबूत था और कितना बड़ा ये फरेबी है वो बताता हूँ। आपको याद होगा कि ये जब ये आया था ना पहली बार सरकार में, तो मुझे कुछ सीनियर अधिकारियों ने एक दिन मिले मुझे, जब ये 45-50 दिन की सरकार खत्म हो गई, तो कहीं अधिकारी लोग कॉफ़ी पी रहे थे तो मैं भी गया, तो मिल गए, तो नेचुरली स्वाभाविक है, मैं सांसद था, उन लोगों से अच्छा परिचय था, बैठ गया, तो मैंने कहा कैसा रहा अनुभव, तो खैर जो उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि साहब बिल्कुल ही अजीब टाइप का, खैर उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता। मैंने कहा क्या हुआ, कहने लगे यार 2-3 दिन बाद एक दिन सारे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई इसने और कहा कि कहाँ है वो हजारों करोड़ों के शीला दीक्षित का घोटाला, उनकी फाइलें। तो कह लेंगे हम सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे कि मतलब बेवकूफ़ है क्या ये, ठीक है आप राजनीति में कुछ भी बोलो सरकार, तो उसने कहा नहीं, और क्या किया कि 500 के करीब जितने बड़े प्रोजेक्ट्स थे सबकी फाइलें इसने बुलवाई, और फिर शायद मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण और ये जो पूरा गैंग था ना, एक दूसरे पे लात भी मारते हैं आजकल, वो अलग बात है, लेकिन उस समय तो सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, ये सब सुना है 2-3 रात वहीं सचिवालय में बैठे, और उनको लगा पता नहीं क्या खजाना निकलेगा इन फाइलों से। तो कहने लगे कि जब फाइलों में कुछ नहीं मिला तो कहने लगे माफ करिएगा मैं एक भद्दा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लिटरली अधिकारियों की माँ बहन करने लगे कि तुम लोगों ने फ्रॉड किया है, तुम लोगों ने कागज फाड़ दिए हैं, तुम लोगों ने सबूत मिटा दिए हैं, तुम सब भ्रष्ट हो। तो अधिकारियों ने कहा कि साहब फाइलों के कागज ऐसे नहीं मिटते हैं, आप इनकम टैक्स में रहे हो, आप तो समझते होगे, ऐसे थोड़ी हम सबूत मिटा देते हैं। तो ये तो इस आदमी का हाल था। इसका ये दिक्कत ये थी कि इतना ज्यादा इसने झूठ बोला था कि ये हताश हो गया था। फिर ये एक और माहौल बनाता, आपको ये देखा होगा कि बार बार कहता है कि साहब मेरे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है और मेरे पास पुलिस नहीं है, इसलिए मैं शीला दीक्षित पे केस नहीं कर पाता। ठीक है, आपके पास एंटी करप्शन नहीं है, आपके पास पुलिस नहीं है, लोकायुक्त है, दिल्ली का लोकायुक्त है, लोकायुक्त में सरकार कंप्लेंट भेज सकती है। 500 की आप 5000 फाइलें आपके पास है, ठीक है, आप पकड़िए उनको और भेजिए ना। आपने याद है इन्होंने कहा था कि दिल्ली में कहीं भ्रष्टाचार होगा तो कोई आदमी वीडियो बनाकर मुझे भेज दे, उसमें तो आज तक एक अधिकारी पकड़ा नहीं गया है। लोकायुक्त का पद भी खाली पड़ा है अब। चलो वो तो पद तो छोड़ो, वो तो देखो ऐसा है कि झूठ एक बार चल गया, ठीक है ना, अब उनकी कोई निष्ठा ना डेमोक्रेसी के प्रति है, ना सेकुलरिज्म के, ना गरीबों के, ना किसी और चीज के, वो छोड़ो बाद में। तो मैंने कहा कि तो हमारा ये था कि आप लोकायुक्त पे भेज देते। दूसरा, कोई सरकार रोकती है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने में, फिर ऐसा है कि कोर्ट्स को आप सीधे भेज सकते थे। तो ये तो उनका बहाना है कि लाचार हूं, मेरे पास पुलिस नहीं है, एंटी करप्शन यार 100 और तरीके हैं भाई। मैं आपको अपना एक छोटा उदाहरण देता हूं। आपको याद होगा कि जब ये कोल की रिपोर्ट आई थी, कोल के है ना, तो कोल की रिपोर्ट ने 2014 के बाद के जो जितने आवंटन हुए थे उस पर इन्वेस्टिगेशन किया था। और मैंने जब कोल की रिपोर्ट पढ़ी तो देखा कि अरविंद राय जो है वो इतना अनैतिक आदमी है, उसने क्या किया था, और ये पूरी की पूरी उसने इन्वेस्टिगेशन केवल कांग्रेस को बदनाम करने की थी, और इसलिए की थी कि इस रिपोर्ट में ये पूरी रिपोर्ट आधारित होती है एक पत्र जो है 2014 में जो उस समय के कोल सचिव थे उन्होंने एक पत्र लिखा, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि मैंने अभी तक के कोल आवंटन देखे, मैं मोटा मोटा उसको ट्रांसलेट कर रहा हूं, और उसमें आज तक की जो स्थिति है उसमें हमने देखा है कि जिस तरीके से ये आवंटन हुए हैं उसमें कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा, इसमें उसने कहा विंडफॉल प्रॉफिट, मतलब बहुत ज्यादा इसमें मुनाफा ये लोग कमा रहे हैं। उसने बात की थी अभी तक के जो आवंटन हुए हैं, ठीक है भाई। आप आज मैंने कहा कि गड़बड़ियां हुई हैं, आने वाले समय की गड़बड़ियों को मैं थोड़ी स्थापित कर रहा हूं, मैं तो आज की बात कर रहा हूं। और अरविंद राय ने उन पूरी चीजों को छोड़ के जिस पर इसने टिप्पणी की थी, इनके बाद वाली सब पर इन्वेस्टिगेट किया। तो सीधे था कि विनोद राय कुछ नहीं बट फ्रॉड था एक नंबर का। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ सांसदों के साथ मिलकर सीवीसी को एक पत्र लिखा और सीवीसी से कहा कि साहब ये जो पत्र है ये तो पहले वाले आवंटनों की बात करता है जो अटल बिहारी जी के समय उसके पहले हुई थी। चली गई चिट्ठी, खैर उसके 2-3 साल में हमारी सरकार हार गई, मोदी की सरकार आई। आज मैं आपको बताता हूं 17-18 केसेस पर एफआईआर हुआ है, और इनमें से एक भी केस मनमोहन सिंह के समय का नहीं है, सब उसके पहले का और मेरे पत्र का लिखा हुआ है। तो जब मैं एक अदना सा सांसद एक पत्र लिखकर केस करवा सकता है, इतना बड़ा मुख्यमंत्री तो करवा ही सकता था ना। और ये सब सबूत एक चीज दिखाते हैं कि पूरा जो भ्रष्टाचार का मामला था ये एक कुछ नहीं बहुत बड़ी हवा थी। दुख की बात यह है कि आग तो पहले कांग्रेसियों ने लगाई,
इन्होंने तो केवल आकर लगी हुई आग में अपना हाथ तापा। इंटरनल पॉलिटिक्स कांग्रेस की सर, इंटरनल पॉलिटिक्स कह लीजिए, व्यक्तिगत लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। मैं दिल्ली की बात करता हूं कि अब दिल्ली के अंदर सब्सिडी आपकी सरकार ने भी दी थी, आज आम आदमी पार्टी सब्सिडी बांट रही है, तो इन दोनों में क्या फर्क मानते हैं? और राजधानी में लंबे टाइम तक सब्सिडी, देखिए सब्सिडी का फर्क होता है, एक होता है किसी चीज को लोगों के लिए एक सहूलियत से देना, ठीक है। दूसरा कांग्रेस की, देखिए एक चीज याद रखिएगा, सब्सिडाइज करना कांग्रेस की नीतियों का आज से नहीं बहुत पुराना हिस्सा रहा है, लेकिन हमने सब्सिडी या हमने चीजों को सस्ता वहां किया है जहां, जिसको अंग्रेजी में शब्द है वो सस्टेनेबल समाज या सस्टेनेबल आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। कैसे? हमने कृषि में सब्सिडी दी, बिजली में, तो कृषि में अगर आप सब्सिडी देते हो उससे खेती अच्छी होती है, उसमें खेतों में पानी जाता है, एक की जगह दो की जगह 3 फसलें किसान करता है, किसान की आमदनी बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है, इसी उत्पादन से ही वो देश जहां भुखमरी के लिए जाना चाहता था आज हम अनाज एक्सपोर्ट कर पाते हैं। हम इंडस्ट्री में सब्सिडी देते हैं। इंडस्ट्री में सब्सिडी क्या होती है कि देखिए साहब, उद्योग वहां लगेगा जहां अभी मार्केट है, जहां रेल की लाइनें हैं, जहां सड़कें हैं, जहां समझ लीजिए लोहा और बिजली सब आ रही है। आदमी दूर दराज में क्यों जाएगा? ठीक है, रिमोट जगह पे, लेकिन दूर दराज में आदमी नहीं जाएगा तो उन इलाकों में जहां कभी उद्योग नहीं लगा, जहां उद्योग से संबंधित नौकरी नहीं मिल सकती, वहां कैसे मिलेगी? तो हम क्या करेंगे, उस इलाके में कहेंगे भाई चलिए आपको हम 50% पे बिजली देते हैं, तो वो कहेगा यार मेरे को यहाँ 5 लाख रुपए बिजली के बच रहे हैं, तो 3 लाख रुपए का बाकी खर्चे तो जगह जगह इंडस्ट्री लगाएगा। तो सब्सिडी का सीधे सीधे अर्थव्यवस्था पर असर होता है, नौकरियों पर असर होता है, जीवन के लोगों के जीवन पर असर होता है। जब हम नरेगा में सब्सिडी देते थे लोगों को तो कहते थे कि आप देखिए, दूसरा क्या था, आप अपनी तरफ से भी कुछ करिए। नरेगा में इंसान भले गड्ढा खोदता हो, भले कुआं बनाता हो, भले सड़क बनाता हो, वो देश के समाज के अर्थव्यवस्था के निर्माण में कुछ ना कुछ योगदान करता था, और जिसके प्रति उसके उस योगदान के सम्मान में सरकार उसको पैसा देती थी। हमने जब भी सब्सिडी दी उसमें यह हुआ कि एक तरफ तो हम सब्सिडी देंगे, लेकिन उसके साथ राहत के साथ साथ देश का, समाज का, अर्थव्यवस्था का, राष्ट्र का, उस स्थानीय जगह का भी विकास होगा। इनकी सब्सिडी आप देखिए, बिजली पंखा चलाने के लिए, घर के लिए, आप कृषि तो है ही नहीं यहाँ, आप और चीजों में ठीक है थोड़ा बहुत सब्सिडी आप दे दीजिए कुछ यूनिट तक। दूसरा क्या होता है, मुफ्तखोरी, मतलब जीरो बजट और सब्सिडी में फर्क ये होता है कि जब आप 25-30% सब्सिडी देते हैं तो फिर भी आदमी अपनी तरफ से कुछ बिल भरता है, और ये तमाम दुनिया में सर्वेक्षणों ने, स्टडीज ने दिखाया कि जब आदमी अपनी तरफ से थोड़ा भी योगदान देता है तो वो एक तो सिस्टम को अपना समझता है, उसके रखरखाव में भी वो एक दिलगी रखता है, उसमें जुड़ता है, और कहीं ना कहीं वो एक जिसको कहते हैं जिम्मेदार नागरिक भी बनता है। यहां तो आपने क्या किया, आपने मुफ्तखोरी की, इसलिए वो जानता है कि एक तो क्या है कि उसको रिश्वत मिल रही है, तो जानता है कि जब तक अरविंद केजरीवाल की सरकार रहेगी मेरी मुफ्तखोरी की जिंदगी चलेगी। दूसरा, एक तो ये वोट की रिश्वत में पड़ गया, दूसरा उसका प्रदेश के निर्माण में या बसों में या फ्लाईओवर में या बिजली व्यवस्था में या अच्छे कॉलेजेस बनाने में कोई उसका वो नहीं रहता संबंध, तो वो टूट जाता। इसलिए मैंने कहा हमेशा कांग्रेस ने जब भी सब्सिडाइज किया है कहीं ना कहीं उससे अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, नौकरियां बनी हैं, गरीबी कम हुई है। इस पार्टी ने, खासकर आम आदमी पार्टी ने जब भी मुफ्तखोरी दी है उससे ना देश प्रदेश का निर्माण हुआ, ना देश का निर्माण हुआ, ना नागरिक जिम्मेवार बना, बल्कि नागरिक जितना छोटा मोटा जिम्मेवार भी था वो भी बिल्कुल उसने एक तरीके से अपना संबंध अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने इलाके से बिल्कुल तोड़ दिया। सर, अगर परिवहन व्यवस्था की बात करें, डीटीसी दिल्ली की लाइफलाइन है, तो आरोप लगते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बसों की संख्या घट गई, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च नहीं हुआ, तो आप बता सकते हैं कि जो कांग्रेस सरकार और आम आदमी की पार्टी है उसके बीच में जो आपका परिवहन व्यवस्था उसकी क्या स्थिति है? क्योंकि अब तो चौपट होती परिवहन व्यवस्था। देखो मैं आपको पुराना बताता हूं, अब आप लोग तो यंग हो, पता नहीं आप लोगों को ये तस्वीरें पता होंगी कि नहीं। आज से 20-25 साल पहले दिल्ली ट्रांसपोर्ट को हम लोग धक्का ट्रांसपोर्ट कहते थे। एक किसी से बात करोगे डीटीसी धक्का ट्रांसपोर्ट, टूटी बसें, खड़खड़ाती हुई खिड़कियां, रात को अगर आप चलोगे तो ठंड लगती थी, पता नहीं उसमें हम लोग तो इस बात को कहते थे खर आवाज आई तो इसका मतलब है बिना क्लच के गियर बदल रहा, इतनी बुरी हालत थी बसों की, लोग लटके रहते थे। आज आपने वो आज के बच्चे जो हैं, आज का यूथ ने वो कभी नजारा भी नहीं देखा होगा कि डीटीसी की बसों में हजारों लोग लटके रहते थे। और क्यों? जब हम लोग आए थे तो करीबन 2500-3000 डीटीसी की बसें थी,
शीला जी ने 10-15 साल में बढ़ाकर उसको 6000 तक ले गई। और वही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया का पहला सीएनजी मॉडल उन्होंने इंप्लीमेंट किया यहाँ, जिससे दिल्ली में जहाँ आज जो आप जहरीली हवा लेते हैं, इससे ज़्यादा खराब जहरीली हवा हुआ करती थी। ऐसा परिवर्तन किया कि 2 साल के अंदर अंदर ये शहर जो है एक पर्यावरण के लिए एक उदाहरण दुनिया में बन गया। तो एक तरफ तो सीएनजी से हमने पर्यावरण ठीक किया, एक तरफ जो बात अभी आपने सवाल नहीं पूछी, लेकिन क्योंकि विषय सामने आ गया मैं उसको बताना चाहूंगा, क्योंकि उनका लंबी सोच का एक था। दिल्ली में करीबन 15 या 20 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर का हमारी हरियाली होती थी। शीला जी उसको 20 वर्ग किलोमीटर से 300 तक ले गई, मतलब 15 से 20 गुना से ज्यादा। केजरीवाल तो उसको 300 से 306 भी नहीं ला पाए हैं। पर ये सब उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो जानती थी कि दिल्ली को एक उसकी फेफड़ों की आवश्यकता है। और आपने देखा होगा कि ना किसी न्यूज़पेपर में ऐड आया, ना किसी चैनल पर इश्तहार दिया, ना पंजाब में, ना कर्नाटक में, ना महाराष्ट्र में ये छपा, तो और ना इस बात को लेकर पार्टी क्यों प्रचार नहीं कर रही? लेकिन परिवहन पर आ जाते हैं ना, पहले पूरा कर लेते हैं, फिर इसका भी मैं जवाब दूंगा। जब 6000 बसें छोड़ के गई तो ये लोग, क्योंकि मुफ्तखोरी की सरकार चलती है और केवल पैसे में, देखिए इसकी मुफ्तखोरी और ठेकेदारी की सरकार है। ठेकेदारी में तो पैसा आधा जाता है आधा आता है, वो कहानी चलती है। मुफ्तखोरी में बर्बाद होने लगी है दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे। अब क्या करें, एक बस नहीं खरीद पाए, बल्कि जो हमारी और पुरानी बसें थी, आज ये हाल है कि हमारे पास 3 से 3,500 मुश्किल से बसें बची हैं। और इन्होंने 15 साल के बाद आज सुना है साला कि 100 नई बसें, कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक खरीदी हैं। मतलब मजाक है ना। दिल्ली में जब हमारी सरकार हटी थी तो करीबन 45 लाख आदमी डीटीसी की बसों में रोज चढ़ता था। आज वो फिगर 24 लाख पर आ गई है। तो आप क्या मुफ्त की टिकट बांटोगे जब कोई चलने वाला ही नहीं बचा है। हाँ, एक चीज पर मैं आपका जरूर ध्यान आकर्षित करूंगा। आपको याद होगा 2011-12 में ये ऑरेंज बसें आई थी, ठीक है, जिसका इन्होंने बहुत प्रचार किया था कि मेरी बसें हैं। सब कहते थे कि संदीप दीक्षित की बसें हैं, संदीप दीक्षित की बसें हैं। ये आरोप लगा। हाँ, सीधे आरोप लगाते थे। तो केजरीवाल खुद अपने मुंह से बोलता है। तो इतना, मतलब मैं क्या बताऊं, ऐसा गिरा हुआ इंसान है कि इस आदमी को तो शर्म भी नहीं है कि कितना झूठ बोलता है। ये है, सुना है सिसोदिया जी भी एक बसें हैं उसमें। अब वो तो दे दो। मैं तो आज कहता हूं, मैं तो आज कह रहा हूं, मैं तो आज आपके सामने कह रहा हूं दिल्ली की जनता को कि जितने यहां ऑरेंज बसें, सबके शीशे तोड़ दो। मेरी बसें हैं ना, अगर ये मुख्यमंत्री कह रहा है ना, तो मेरी बसें तोड़ दो सबके शीशे, कोई तुम्हारे को कुछ नहीं कहेगा। और नहीं निकली और सरकार ने एक के भी ऊपर केस किया तो मैं पूछूंगा फिर कि अगर मेरी बसें हैं तो किस हिम्मत से तुम कर रहे हो। मैं तो आज आपके सामने चैलेंज कर रहा हूं ना। मैं कहता हूं दिल्ली के लोगों से, सारी बसें आप तोड़ दो उनके शीशे, अगर संदीप दीक्षित की है तो कर दो ना, पता चल जाएगा। 1 है, 10 है, 20 है, 50 है, पता चल जाएगा ना। मुख्यमंत्री सच बोलता है कि जिसको दिल्ली ने हरा कर कोने बिठा रखा है वो सच बोलता है, पता चल जाएगा किसकी क्या है। ये जो ऑरेंज बसें आई, इनके कारण आज 20-25 लाख लोग चलते हैं और 7-8 लाख आदमी चल पाता है कम से कम इन बसों में, जिसको ये कहते थे भ्रष्टाचार का नतीजा है। लेकिन फर्क ये है कि हमारे समय में जब ये एक्सपेरिमेंटल रूप में आया था तो ये था कि इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आज इसमें ठेकेदारी की प्रथा आ गई है। इसने क्या किया है, सारे ऑरेंज बसें वालों को धीरे धीरे उनसे साठगांठ कर ली है। और इसका यह है कि अब हमारा ये था कि डीटीसी बसें भी बढ़ेंगी, 6000 तक हो गई थी। जहां जरूरत पड़ेगी वहां प्राइवेट या ऑरेंज बसें सप्लीमेंट कर लेंगी। अब इसका क्या कि 6000 से 3000 आ गई है, 3000 से 1000 पर आ जाए और धीरे धीरे ये बढ़ता रहे, क्योंकि प्राइवेट से इसकी ठेकेदारी का है। तो आज डीटीसी में भी इसने हर जगह ठेकेदारी की प्रथा डाल दी। इसीलिए जो चरमराती हुई डीटीसी की व्यवस्था वो इसी कारण से है। और दूसरी जिस चीज ने दिल्ली को नाम दिया और इस देश की परिवहन को एक नई दिशा दी थी, वो मेट्रो था। मैडम के जब मेट्रो आई तो मैडम के 8-10 साल में हमने करीबन 250-300 किलोमीटर बन गई थी और 100-150 किलोमीटर और बन रही थी। फेज 3 तक अमूमन कंप्लीट हो गया था और फेज 4 का काम चालू हो गया था। अब इस सरकार में यह हाल है कि 4 भी शायद पूरी तरह चालू नहीं हो पाया है और 5th का तो पता नहीं प्लान हो रहा है, 5th फेज की नहीं हो रहा है। याद होगा शीला जी के समय हर 5-6 महीने में एक न एक नई लाइन इनॉग्रेट होती थी, आपको याद हो। हाँ, पिछले 5 साल में एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि कोई नोएडा में लाइन खुली थी जिसमें मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आए थे, प्रधानमंत्री गए थे और हमारा मुख्यमंत्री रो रहा था कि हाय राम मुझे नहीं बुलाया। बस इतना ही था। उसके बाद बता दो यार कोई नई लाइन खुली हो तो डीटीसी की व्यवस्था तो उन्होंने टोटली चौपट कर दी है। क्योंकि देखिए, एक तरफ ऑरेंज बसेस से पैसा खाना है, दूसरा इनके सबसे बड़े कौन थे साथी,
ऑटो वाले, ऑटो, तो ऑटो वालों की मौज है। एमसीडी की बात करें सर, तो कांग्रेस पार्टी ने 3 खंडों में बांटा, तो आपको नहीं लगता कि अगर नगर निगम एक होता तो शायद वो अच्छी तरह काम कर पाता? यानी आपकी पार्टी का क्या विजन? देखिए ऐसा है, ये और आज बहुत विवाद है। विवाद होगा ना, विवाद तो पावर के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है। नहीं आता है। देखिए हम लोग, हर आदमी कहता है कि हम विकेंद्रीकरण की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपको याद, ये तो बल्कि मोहल्ला सभा का बिल भी लाता था ना, खैर वो मोहल्ला सभा का बिल कहाँ गया आज किसी को नहीं पता है। मेरा ये है कि इसीलिए कम किया गया था कि दिल्ली बहुत बड़ी है। अब जो साउथ दिल्ली का अगर आदमी है उसकी अलग जरूरतें हैं। ग्रेटर कैलाश का रहने वाला शाहदरा क्या समझेगा, शाहदरा का रहने वाला महिपालपुर क्या समझेगा, नरेला का रहने वाला ओखला क्या समझेगा, ओखला का रहने वाला मयूर विहार क्या समझेगा। इसलिए था कि छोटे इलाकों के उसको बांटते हैं, क्योंकि एमसीडी बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करती है, ठीक है भाई। क्यों हम अलग अलग राज्य करते हैं? अगर राज्य अलग बन सकते हैं तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग नहीं बन सकते। विकेंद्रीकरण होगा, ज्यादा कॉर्पोरेटर आएंगे, ज्यादा लोग उसको स्थानीय कर पाएंगे। अब हम पहले तो ये होता था कि आप जेईई नहीं मिलते थे आपको, आज कम से कम वो स्थानीय है, वहां बैठता है, उससे मिल पाते हो, फाइलें जाती हैं वो। देखिए अब ऐसा है, हमारे समय तो बन गई थी ये व्यवस्था, दुर्भाग्य से हम हार गए, उसके बाद भारत सरकार हार गए, सॉरी दिल्ली सरकार हार गए। जो चला रहे हैं, जो सिस्टम है उसको तो आप चला नहीं पा रहे हो। अब आप क्वेश्चन कर रहे हो एक करने में कौन सा मतलब ऊपर से वो टूट पड़ेगा भाई, कि नहीं इनको एक करने से सफाई हो जाएगी। कौन रोक रहा है दिल्ली को साफ करने में? आम आदमी पार्टी कहती है कि एमसीडी में कांग्रेस के समय बहुत चरम पे भ्रष्टाचार था, स्कूल की हालत जर्जर थी, मोहल्ला क्लिनिक बहुत बड़ा। हम तो 15 साल से ही नहीं, तो कौन सी जर्जर हालत थी? वो बीजेपी पे उंगली उठा रहे होंगे तो बीजेपी पे उंगली उठाएं। लेकिन मेरा ये था कि जब ये आए थे, आपको याद होगा, इन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली को सबसे साफ कैपिटल बनाऊंगा। क्यों नहीं बना रहे भाई? क्यों नहीं बना रहे आप भाई? अब मुझे याद है शीला जी के समय मैडम तो ये नहीं कभी कहती थी कि एमसीडी के ऊपर है। आपको याद होगा कि जब कॉमनवेल्थ गेम में कूड़ा इकट्ठा हो रहा था तो कूड़ा ठीक करने के लिए मैडम ट्रैवल करती थी, बल्कि बदतमीजी से ये जितनी प्रेस थी जो आज खूब पैसा खा के चू नहीं निकलती दिल्ली सरकार के खिलाफ, वो कहती थी मैडम मलबा दर्शन पे निकली हैं। मैडम को जरूरत नहीं थी, मलबा उठाने का काम तो डीडीए का है, एमसीडी का है, लेकिन मैडम उसको कभी ऐसा नहीं देखती थी। उनका था कि इतने बड़े खेल आ रहे हैं, मेरी दिल्ली है, दिल्ली की इज्जत का सवाल है भाई। विदेशी आकर अगर मलबा देखेगा तो क्या इस बात से संतोष कर लेगा कि एमसीडी ने मलबा नहीं उठाया? नहीं, वो तो ये कहेगा कि दिल्ली में मलबा नहीं उठा। सफल आयोजन रहा, तो इसलिए सफल क्या, अति सफल आयोजन रहा। पिछले 20-25 सालों में इतना बढ़िया आयोजन शायद ही दुनिया में किसी खेलों में हुआ होगा जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ में हुआ। सर, कांग्रेस पार्टी दिल्ली की नई जो आबकारी नीति है, शराब नीति, उसकी विरोध कर रही है दिल्ली कांग्रेस। आप उसको किस तरह देखते हैं? देखिए ये भी वही ठेकेदारी, कुछ नहीं, ठेकेदारी का मॉडल है। देखिए मैं एक चीज में थोड़ा सा भिन्न मत रखता हूं पार्टी से, उनसे। मुझे ठेके खुलने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, किसी को पीना है पिए, वो जाने, उसका काम जाने, कोई पीता है नहीं पीता। और हिंदुस्तान में एक अजीब हिपोक्रेसी है कि जैसे पीने वाला कोई बहुत ही घटिया आदमी है और जो नहीं पीता है वो बिल्कुल साधु संत है। ऐसा भी नहीं है, अपने जो पीता है पीता है, जो नहीं पीता है नहीं पीता, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन ऐसा है कि पहली चीज तो हम लोग उसको सेंट्रलाइज किया हुआ था कि ज्यादातर दुकानें दिल्ली सरकार के पास थी। क्योंकि क्या होता है कि दिल्ली सरकार जब ऐसी चीज चलाती है, क्योंकि हमारे यहाँ शराब का कल्चर कुछ अजीब है। आसपास लड़के आ जाते हैं, गाड़ियों में बियर पीते हैं, वहां से लड़कियां नहीं जा पाती, महिलाएं नहीं जा पाती। थोड़ा एक है हमारे यहाँ अजीब कल्चर है। हम लोग जैसे कहते हैं ना, ड्रिंक को उस तरीके से नहीं संभाल पाते जैसे एक सभ्य व्यक्ति को करना चाहिए। उस कारण से हमेशा ये होता था कि एक तो हर जगह ना खुले, तो सरकार जब ज्यादातर ठेके खोलेगी तो थोड़ा इस बात के लिए संवेदनशील रहती थी, ठीक है, कि हाँ भाई किसी जगह पे खोलो, हर जगह पे मत खोलो। दूसरा ये था कि कुछ जगहों पे प्राइवेटाइज भी किया था, क्योंकि ये था कि भाई हर चीज सरकार को नहीं करनी चाहिए। तो उसमें भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शन थी कि दुकान की गुरुद्वारों के पास नहीं, मस्जिदों के पास नहीं, मंदिरों के पास नहीं, धर्म के प्रतिष्ठानों के पास नहीं, स्कूल के पास नहीं, कई ऐसे तौर तरीके थे। बल्कि मुझे याद है हमारे पास अक्सर लोग आते थे कि साहब यहाँ ठेका खुल रहा है, फिर सांसद जाके हम उसका विरोध करते थे तो कहते थे भाई यहाँ नहीं, कहीं मॉल में खोल लो, कहीं और खोल लो, आप जानो कहाँ खोलो, लेकिन ऐसी जगह मत करो जिसमें समाज में कोलाहल हो जाए। इन्होंने क्या किया आपको याद होगा, पहली चीज तो ये कहते हैं, कई बार कहते हैं ना कि मैं तो सुभाष क्या कहते हैं सरदार भगत सिंह का भक्त हूं। तो भगत सिंह तो समाजवादी थे। समाजवादी तो कहता है कि ऐसी चीजों का कंट्रोल तो सरकार के पास होना चाहिए। उसके ठीक विपरीत एकदम
जिसको कहते हैं दक्षिणपंथी नीतियों को करते हुए इसने उसको कर दिया प्राइवेटाइज। और प्राइवेटाइज इसलिए कर दिया कि कितना भी भ्रष्टाचार हो, अगर दिल्ली सरकार की दुकानें सरकार के पास होंगी तो 2-4 बोतल ही फ्री मिलेंगी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर को देने में इतना फ्री मिल जाएगा कि पूरी जिंदगी आप क्या पूरा समाज पीता रहे। एक तो उन्होंने इसलिए खोला क्योंकि सबको पता था कि 2 साल से 1.5 साल से ये जितने ठेकेदार हैं सबसे इनकी बातें चल रही हैं। बल्कि आप नीति खोलने के पहले कुछ ऐसे जर्नलिस्टों ने जिनका मुझसे अच्छा संबंध है और जो नैतिक, उन्होंने बार बार आके मुझसे कहा कि सीधे सीधे ये लोग बुला के कहते थे कितने जर्नलिस्टों को ठेके चाहिए हम उसको बांटेंगे। तो एक तो ठेकेदारी इसलिए बांटी कि जिसमें जर्नलिस्टों को जीता, और सुना है 600 से 800 करोड़ का इसमें घपला है, क्या है क्या नहीं है। तो अगर बीजेपी सही में इसको अपनी बी टीम मानती, इसलिए दिक्कत है। अगर बी टीम ना मानी, इंक्वायरी करा दे तो मेरे ख्याल से ऊपर से नीचे तक आधी तो कैबिनेट ही जेल में चली जाएगी। लेकिन इन्होंने उसका जो विकेंद्रीकरण और उसका प्राइवेटाइजेशन किया केवल पैसे कमाने के लिए किया। और एक बात दिखा देता हूं जो सही में इस आदमी की मेंटालिटी दिखाता है। केजरीवाल का एक बड़ा प्रसिद्ध भाषण है जिसमें इन्हें शीला जी के समय की आबकारी नीति को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि जगह जगह फैला दिया है, मैं एक तो फैलने नहीं दूंगा, दूसरा वही ठेका खुलेगा जहां उस इलाके की कम से कम 50% महिलाएं कहेंगी कि हमारे यहाँ अलाउ नहीं होना चाहिए। पहले तो देखो महाबेवकूफी की बात है, 50% महिलाएं कहीं नहीं कहेंगे हमारे यहाँ ठेका खोलो। तो दूसरी सरकार के लिए तो ऐसी नीति की बात की जो व्यवहारिक ही नहीं है ना। और ऐसा है, कोई महिला से पूछोगे कि ठेका खोलना चाहिए तो क्या कह देगी ठेका खोलना चाहिए। हमारे देश में सबसे बड़ा पियक्कड़ भी समाज में कहेगा कि पीना नहीं चाहिए। एक है हमारा समाज ऐसा, ठीक है। लेकिन वहां ये कह रहे थे कि महिलाएं कह दें। तो पहली चीज तो शीला जी ऐसी नीति अपनाए जो व्यवहारिक नहीं है। और तुमने क्या किया, तुमने सारे मापदंड तोड़ दिए। कहीं भी जो आदमी कहता था कि हर जगह हम हर नीति लोगों से पूछ के करेंगे, उसने सरकारी ठेके खुलवा दिए केवल ठेकेदारी के चक्कर में। ठेकेदारों से बातचीत हुई, गोवा का, उत्तराखंड का, पंजाब का चुनाव आना था, किसी से पूछ लो पंजाब में कितना इन्होंने पैसा खर्च किया है, आप अचंभित रह जाओगे। तो ये पूरी जो नीति थी, ये जब भी ये कोई ऐसी नीति लाते हैं समझ लो चुनाव आना है, इन्हें धन सामग्री चाहिए और उस कारण से ये नीति लाते हैं। सर अंतिम सवाल, एमसीडी चुनाव आने वाला है तो आप कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में किस पोजीशन में देखते हैं और रिफॉर्म के लिए? देखिए पार्टी का ऐसा है, हमारे डिपेंड करता है हम किस इमेज को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। स्वाभाविक है पिछली विधानसभा चुनाव में हमें जनता का उस तरीके से आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन आप देखो जब कोविड-1 हुआ तो कांग्रेस ही थी जिसके लोग सड़कों पे भंडारे खोलकर खाने बांट रहे थे, कपड़े बांट रहे थे। थोड़ा बहुत संघ ने किया। आम आदमी पार्टी तो कहीं नहीं दिखी पब्लिक में, कहीं भी नहीं दिखी पब्लिक में, क्योंकि ये तो इस काम में ये तो जानते हैं ना, फ्री बिल, फ्री बिजली, फ्री पानी देते रहो तब तक लोग आपके साथ रहेंगे, इसका और कोई देना नहीं होता। भाई अगर चपरासी और जॉइंट सेक्रेटरी मिलके पैसा खाएं तो काम हो ना हो ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। तो पब्लिक के साथ उन्होंने एक ऐसा संबंध बना रखा है। लेकिन हम लोग उस समय जमीन पर उतरे। कोविड-2 में कांग्रेस, मुझे याद है कि कहीं सिलेंडर बंटना हो, कहीं दवाइयां बंटनी हो, कहीं वो कौन सी रेमडेसिविर की जरूरत हो, कांग्रेसी ही भागते फिर रहे थे। और आप देखिएगा सरकार जो है रोज अनाउंस जरूर कर रही थी, केजरीवाल लोग मफलर बांध के ये जरूर कह रहा था कि ऑक्सीजन आ जाएगी, लेकिन ऑक्सीजन दे तो हम ही रहे थे। तो उसका लोगों में एक है प्रभाव। अब वो कितना आगे जाता है कितना आगे नहीं जाता मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे ख्याल से हमें इसकी बात करनी चाहिए। हमें हर जगह, मेरा तो ये कहना है कि कांग्रेस कम से कम 80 से 90% सीटें यूथ को दे, 25 से 35-40 के ऊपर का किसी को ना दे। आप मापदंड बना लो, कोशिश करें कि सब नए लोग हों। थोड़ा सा देखिए दिल्ली का चरित्र चेहरा बदला है तो थोड़े पढ़े लिखे लोग हों। पढ़े लिखे का ये मतलब नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं पढ़ा लिखा, मेरा मतलब है स्कूली या कॉलेज शिक्षा से नहीं, जो सोच समझ रखता हो, जो एक वक्ता अच्छा हो, जो बात कर सके, कांग्रेस को समझ सके, दिल्ली में क्या काम हुआ उसके लोगों से संवाद कर सके और एक अपना अच्छा चेहरा प्रस्तुत कर सके। अगर ये 2-4 चीजें हमने कर दी और कुछ सीमित हम लोगों ने लोगों को प्रॉमिस किए जिससे एमसीडी बेहतर हो सकती है, तो मुझे लगता है हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। सर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।